दोस्तों आप सभी ने एक लाइन सुनी होगी कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, वो डिपेंड करती है हमारे डिसीज़न्स के बेसिस के ऊपर। ज़िंदगी के अंदर हम किस तरह के निर्णय लेते हैं, ये तय करता है हम अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आप सभी ने ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, वो पक्का पढ़ी होगी। वो क्या बोलती है? Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled, and that has made all the difference. कि किस सड़क पे आप गए हो, किस सड़क को आपने छोड़ा, ये ज़िंदगी में आपको तय करेगा कि आप कहाँ पर पहुँचते हो। अब अक्सर ना मेरे से स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि सर हमें डिसीज़न लेने कैसे चाहिए? क्या-क्या पैरामीटर्स को देखना चाहिए? किस तरह से हम ये इंश्योर करें कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सही चॉइस को करें? देखो एक बात लाइफ़ में ध्यान रखना कि दुनिया में ना राइट चॉइस कोई भी नहीं होती। आप कोई चीज़ चूज़ करते हो, एक चॉइस लेते हो एंड उसको प्रूव करते हो राइट करने के लिए। आई बात समझ में? मान लीजिए आपने यूपीएससी के लिए डिसाइड किया ना कि मैं यूपीएससी में अच्छा स्कोर करना चाहता हूँ, तो ये आपकी चॉइस थी। क्या ये सही चॉइस थी, गलत चॉइस थी? नहीं पता। आपने इसको चूज़ किया, अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप इसको सही प्रूव करोगे, इसको आप सही डायरेक्शन में लेके जाओगे। तो ये तरीका होना चाहिए कि आप एक चॉइस करो एंड उसको सही प्रूव करने की कोशिश करो। ज़िंदगी में आपको जितनी जल्दी आप ये रियलाइज़ कर लोगे, अपने डिसीज़न्स उसके बेसिस पे करोगे, दोज़ विल हेल्प यू, ठीक है ना? यही डिसीज़न्स आपके फ्यूचर को डिटरमाइन करने वाले हैं। पर जब मैं बात करता हूँ ना एथिक्स की अंदर, तो एथिक्स के अंदर भी आपको बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं। आपको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। मान लो कल को आप आईएएस ऑफिसर बन गए। अब किस तरह से आपको कोई डिसीज़न लेना है? अक्सर आपको ज़िंदगी के अंदर कुछ एथिकल डिलेमास देखने को मिलेंगे। राइट? कई बार हो सकता है कि आपको एक साइड आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है? ऑन द अदर हैंड आपकी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हो। तो आप किस बेसिस के ऊपर कुछ डिसीजन ले सकते हो, वो अलग-अलग डिपेंड कर सकता है। मैं आपको ना कुछ ऐसी आज थ्योरीज़ बताने वाला हूँ, जो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम देख पाएँ कि क्या-क्या तरीके हो सकते हैं अलग-अलग, जिसके बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला देखो है यूटिलिटेरियनिज्म एंड डीओंटोलॉजिकल। ये मैंने आपके साथ वैसे पहले भी डिस्कस किया था, जस्ट क्विकली आपको मैं रिकैप दे देता हूँ। यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर क्या होता है, हमारा फोकस होता है आउटकम के ऊपर। समझ रहे हो? जैसे मान लो आपको ना आपकी एंड गोल यहाँ पर है। अब आप यहाँ पे खड़े हो। अब यहाँ तक से यहाँ तक पहुँचने के लिए हो सकता है बहुत सारे रास्ते हों, ठीक है ना? मान लीजिए इस तरह के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने रास्ता पहला लिया, रास्ता दूसरा लिया, रास्ता तीसरा लिया, नहीं। अगर आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हो, उसको हम बोलते हैं क्या? यूटिलिटेरियनिज़्म। यहाँ पर फ़ोकस किसके ऊपर होता है? आउटकम। अगर आउटकम या एंड गोल सही है, तो उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन कर लोगे कि कोई चीज़ सही है या नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर फ़ोकस होता है ग्रेटर हैप्पीनेस या फिर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। वो डिसीजन जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा खुशी लेकर आता है, उसी को क्या बोल देते हैं कि यही बेस्ट प्रिंसिपल हमें यहाँ पर है। कई बार यहाँ पे थोड़ी गलतियां भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल या फिर ना मान लीजिए आप एक ऐसा मान के चलो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, किसी को ना वायलेंस करना किसी के साथ या किसी को मारना गलत हो सकता है, पर सोचो अगर आपने किसी टेररिस्ट को मार दिया, तो यहाँ पर आपने क्या किया? टेक्निकली आपने टेररिस्ट को मार कर क्या किया? कल को ये हो सकता था टेररिस्ट बहुत सारे लोगों को मार देता, तो बहुत सारे इनोसेंट लोगों की आपने एक तरह से जान बचाई है। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं, अगर आपने इस टेररिस्ट को मार भी दिया, पर आपने इन द एंड आपका गोल अचीव किया या नहीं किया? वो क्या था? लोगों की इनोसेंट लोगों की जिंदगी को बचाना। वो डेफिनेटली आपने अचीव किया, क्योंकि आपने इस टेररिस्ट को मार दिया। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे होती हैं यूटिलिटेरियनिज्म, जहां पर हम क्या करते हैं? आउटकम के ऊपर फोकस। उसी तरह से एक क्या होता है? डीओंटोलॉजी। यहाँ पर फोकस किसके ऊपर होता है? आपकी ड्यूटी के ऊपर। आपके कुछ रूल्स होते हैं और आप उन सेट रूल्स को फॉलो करते हो। यहाँ पर फोकस आउटकम्स के ऊपर उतना नहीं होता। फोकस किसके ऊपर होता है? फोकस होता है आपके तरीकों के ऊपर। क्या मीन्स अडॉप्ट किया आपने आउटकम की तरफ बढ़ते हुए? जिस तरह से आप अगर आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे हो, उसको बोलते हैं डीओंटोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिविल सर्वेंट देख लो, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बिल्कुल, अगर वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वरी नहीं करता, तो हम क्या कह सकते हैं? डीओंटोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर ना मैंने आपके साथ ये पर्टिकुलर टॉपिक भी डिस्कस किया था कि अपने दोस्त को कैसे बचाओगे या फिर इन 5 इनोसेंट्स को बचाओगे। तो ये भी पर्टिकुलर वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा, तो मेक श्योर कि आप इनको देख लीजिए। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि सर आपने फाइनल आंसर नहीं बताया। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने अभी आपको बताया क्या, जिंदगी में कोई भी सही रास्ता नहीं होता। आप एक रास्ता चुनते हो और उसको सही बनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि फ्यूचर के अंदर वो चीज कैसे वर्क करेगी। तो हम कैसे इस चीज को डिटरमिन कर रहे हैं? पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि ये इनमें से बेस्ट ये है
या ये खराब है, ऐसा नहीं होता। हर पर्टिकुलर अप्रोच अलग अलग जगह पे आप अडॉप्ट कर सकते हो। एथिक्स के अंदर भी ना बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर अप्रोच के लिए। डेफिनेटली आप अगर अपने वैल्यू सिस्टम को अपहोल्ड करते हुए अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो तो वो चीज ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है ना। एथिक्स के अंदर ना आपका आंसर उतना मैटर नहीं करता, आपकी अप्रोच क्या रही वहां तक पहुंचने के लिए, दिस इज द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। तो मेक श्योर कि आप भी उस डायरेक्शन में मूव करो। यही जो डिसीजन होते हैं उनको डिसीजन लेने का आपका प्रोसेस क्या था, वही चीज हमें यहाँ पे ज्यादा फोकस करनी है। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा, मेक श्योर कि वो भी ये वीडियो देख लें, क्योंकि वहां पर और भी डिटेल में ये चीज डिस्कस करी गई है। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक होता है वर्च्यू एथिक्स। अब सर वर्च्यू एथिक्स क्या होता है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे ना जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, उसका जो करेक्टर होता है, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ का जो किस तरह का उसका मिजाज किस तरह का है। तो बेसिकली कुछ ऐसे ट्रेट होते हैं या कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि पर्सन की वैल्यू सिस्टम कैसी है, कि पर्सन का उसकी रिगार्डिंग कुछ विशेषताएं कैसी हैं। तो अगर वो सारी विशेषताएं मॉरली गुड है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि ये इसके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, तो उसको बोल दिया हमने वर्च्यू। ऑन द अदर हैंड जिसके पास नेगेटिव ट्रेट्स हैं, उसको क्या हम बोल देते हैं वाइस, ठीक है। वर्च्यू एंड वाइस, आई एम वेरी श्योर आप सभी ने ये सुने होंगे, इंग्लिश के वर्ड बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब वर्च्यू अप्रोच के अंदर क्या होता है या वर्च्यू एथिक्स के अंदर क्या होता है, आप इमेजिन करते हो एक पर्सन को। जैसे मान लो आप इमेजिन कर लो, मान लो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इमेजिन करते हो, ठीक है, जो भी आपके कोई इस तरह से कोई भी आपके हीरो हो सकते हैं। तो इमेजिन करो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत ही वर्च्यूअस इंसान है। आपने ना कोई डिसीजन लेना है, तो आप अपने दिमाग में क्या लेकर आते हो कि अगर मेरी जगह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते तो वो क्या करते। जैसे मान लो अगर आपके पास ना एक कंडीशन आ रखी है कि मान लो आपको कोई कुछ कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको कुछ पैसे दे रहा है ताकि आपका काम हो जाए, ऑन द अदर हैंड आपका वैल्यू सिस्टम बीच में है। तो यहाँ पर आप अपने दिमाग में ना सोचो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने ये सिचुएशन आती तो क्या डिसीजन लेते, क्या वो पहला डिसीजन लेते या क्या वो दूसरा डिसीजन लेते। वो पर्टिकुलर पर्सन जो भी डिसीजन लेते वही आप जान देते कि वही सही डिसीजन था। इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअस अप्रोच। दरअसल में ना जो वर्च्यू बेस्ड अप्रोच है ये करेक्टर बेस्ड अप्रोच से निकली है, जो कि अरिस्टोटल हो गया या फिर बाकी के जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उनके द्वारा है। तो यहां पर देखा क्या जाता है कि कोई वर्चुअस इंसान इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करता वही सही डिसीजन होगा। उसी तरह से एक पर्टिकुलर और चीज होती है दैट इज कॉन्शियस। अब कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है, देखो कॉन्शियस होता है आपके अंदर की एक तरह से आवाज बोल सकते हो, ठीक है, आपके इंडिविजुअल का वैल्यू सिस्टम बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो आपका वैल्यू सिस्टम जो होगा, आपकी जो अंतरात्मा की कह लीजिए जो आवाज होती है वही आपको डिटरमिन करती है। कई बार आपको लगता है ना, आपको शायद होता होगा कि ये मैं डिसीजन कैसे लूं कैसे ना लूं, ये सारी चीजें देखते हो, पर आपकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है जो आपको बताती है कि नहीं यार ये आप जो डिसीजन ले रहे हो गलत ले रहे हो, इसको मत करो। आपके कई बार ना आपने देखा होगा कई बार डिसीजन लेने के बाद ना आपके अंतर की जो शांति है वो खत्म हो जाती है। वो क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने वो जो एक्शन लिया अपनी कॉन्शियस के अगेंस्ट में लिया। इसी को बोलते हैं कॉन्शियस। अब कई बार ऐसा होता है ना जो हमारा एथिकल बिहेवियर है वो कॉन्शियस के साथ होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो उसकी जो सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज उसने करी। तो यहाँ पर क्या किया, सोसाइटी के लिए अच्छी चीज भी करी और कहीं ना कहीं अपना जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो कॉन्शियस है उसको भी अडॉप्ट किया। पर ऑन द अदर हैंड कई बार जो एथिकल बिहेवियर होता है वो कॉन्शियस के बिना भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप सभी ने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुना है, बिल्कुल सुना है सर, पॉलिटी के अंदर हमने पढ़ा है 10th शेड्यूल, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या होता है, जो भी पर्सन होता है, जो भी मान लो एमएलए है, बेसिकली एमपी मान लेते हैं, कोई भी एमपी है मान लो, तो इसको क्या करना पड़ा, इसको जो अपनी पार्टी की बात है ना उसी को मानना पड़ा, कि जो पार्टी विप ने जो बात बोल दी वही चीज अडॉप्ट करनी पड़ी। हो सकता है इस एमपी की जो कॉन्शियंस है वो अगेंस्ट जा रही हो, वो नहीं चाहता हो इसके अगेंस्ट वोट कर, इसके साथ में वोट करना, पर पार्टी विप की वजह से उसको वोट करना पड़ रहा है। तो पार्टी विप के साथ वोट करना क्या हो गया, एथिकल बिहेवियर। पर क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्शियंस के खिलाफ थी ये चीज, तो इसको क्या बोल देंगे, एथिकल बिहेवियर विदाउट कॉन्शियंस। तो इस तरह की चीजें डिसीजन मेकिंग में अक्सर हो जाती हैं। उसी तरह से एक फिलॉसफी आती है हमारे पास, हेडोनिज्म की फिलॉसफी। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो हेडोनिज्म की फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है। यहां पर होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर। प्लेजर कह लो, हैप्पीनेस कह लो, कि सिंपली जिंदगी का मीनिंग क्या है, प्लेजर हैप्पीनेस को इंक्रीज करना, जितना ज्यादा इसको इंक्रीज कर सकते हो
वही आपकी लाइफ की फिलॉसफी होनी चाहिए। जिस डिसीजन में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिले, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा प्लेजर मिले, वही यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे इंडिया के केस में आपने ना चार वाक फिलॉसफी के बारे में सुना होगा। अब चार वाक फिलॉसफी जो है वो इन सभी चीजों में नहीं मानती कि कर्म हो गया, मोक्ष हो गया, इन सभी चीजों में नहीं मानती। वो मानते हैं किसके अंदर? मटीरियलिज्म के अंदर, राइट। तो यहाँ पर इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई भगवान है या फिर इस जन्म के बाद कोई लाइफ है, आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट में ये सब नहीं मानते। सिंपली क्या मीनिंग है? सिंपली है कि अल्टीमेट लाइफ का पर्पस क्या है? जिंदगी को एंजॉय करना, ठीक है, हैप्पीनेस अचेन करना, यही तो जिंदगी का एम है एज पर दिस हेडोनिज्म की फिलॉसफी। तो अगर आप इस पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर डिसीजन लोगे तो वो इस तरह के ही होंगे जहां पर आप अपनी प्लेजर को, अपनी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे। उसी तरह से देखो, बात जब मैं करता हूँ स्पिरिचुअलिज्म की, अब स्पिरिचुअलिज्म के अंदर क्या होता है? स्पिरिचुअलिज्म के अंदर हमारा जो ट्रू नेचर है, हम उसको अवेकन करने की, उसको जगाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म को रिलीजन के साथ रिलेट कर सकते हैं, पर देखो जो स्पिरिचुअलिज्म है ना वो रिलीजन के बियॉन्ड जाता है। ऐसा नहीं होता कि मान ली कोई पर्सन मान लो हिंदू धर्म का है, मान लो कोई पर्सन मुस्लिम धर्म का है, पर उनका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है वो एक हो सकता है दोनों की सेम हो, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिस दोनों की अलग हो सकती है, पर स्पिरिचुअलिज्म के एस्पेक्ट के अंदर जहां पर वो अपनी ट्रू नेचर की तरफ अवेकनिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक अलग हो सकती है। तो एक तरह से जब आपको ना कोई बाहर से नहीं बता रहा कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, जब आपकी जो एथिकल प्रैक्टिस है वो कोई बाहर का सोर्स आपके ऊपर इंपोज नहीं कर रहा, बल्कि आपके अंदर की जो रियलाइजेशन है वो आपको कहीं ना कहीं बता रही है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, वो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म। आई बात समझ में? आपके ट्रू नेचर का अवेकनिंग, यहां पर ये चीज देखने को मिलती है। तो आपको क्या पर्टिकुलर चीज अपनी डिसीजन की तरफ लेके जा रही है, क्या आपको डिसाइड करना चाहिए, वो इस फिलॉसफी में इस तरह से बताया गया है। उसी तरह से एक होती है जस्टिस अप्रोच। अब जस्टिस अप्रोच में क्या होता है? देखो इसको आप थोड़ा फेयरनेस के साथ भी रिलेट कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर एक्शन होता है फेयर एक्शन जहां पर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ कंसर्न नहीं हो। बेसिकली मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए जहां पर फ्रीडम को अपहोल्ड किया गया, पर फ्रीडम के साथ साथ क्या? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि आपके पास बोलने की आजादी है पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उसी तरह आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, लिबर्टी की बात करी गई है, राइट। उसके साथ ही साथ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस का मीनिंग समझना, ये जो जस्टिस है, जस्टिस का मतलब क्या होता है? एक तरह का डिफरेंस प्रिंसिपल। जिसे आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अफर्मेटिव एक्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपके रिजर्वेशन की फिलॉसफी होती है वो क्या है कि जो लोग थोड़ा, जिनको प्रोग्रेस करने के लिए थोड़ी हेल्प चाहिए, उनको हम प्रोग्रेस करने में पूरी मदद कर रहे हैं, उनके लिए एक अफर्मेटिव एक्शन, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने की बात करी गई है। तो देखो मान लो कि जैसे आप कल को एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, तो आप मान लो आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, किसी भी चीज के हो, अगर आपने जो पॉलिसीज बनाई वो इस बात को बिना सोचे बनाई कि मेरा धर्म को फायदा होगा या मेरे धर्म को नुकसान होगा, नहीं, आपने सबके लिए बहुत ही जस्ट एंड फेयर पॉलिसीज बनाते हो जहां पर वल्नरेबल सेक्शन का ध्यान रखा जाता है, अपने पर्सनल जो बायस है उसको दूर रखकर बना रहे हो, उसको बोलते हैं जस्टिस अप्रोच। आपने अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच पढ़ा है, तो डेफिनेटली ये भी उस चीज का है। हर किसी के पॉलिटिकल राइट्स का जो एक तरह से बोल लीजिए रिस्पेक्ट होना, जो डेवलप्ड कंट्रीज अगर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? जस्टिस अप्रोच के। तो अगर आप जस्टिस अप्रोच को अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर लेकर आते हो तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आप डिसीजंस इन्हीं सभी प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हो, जहां पर फ्रीडम होती है, इक्वालिटी होती है, और एक तरह का डिफरेंस प्रिंसिपल होता है जहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई है। उसी तरह से ना कुछ बहुत और तरह की फिलॉसफीज हो सकती है जो आपको इन्फ्लुएंस करे, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल एथिक्स। अब एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर क्या हो सकता है? आप डिसीजन इसी बेसिस के ऊपर लेते हो कि एनवायरमेंट को क्या इंपैक्ट आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको, आपके पास एक गाड़ी है, अब ये भी तो आपका लाइफ का डिसीजन होगा कि आप जो गाड़ी लेना चाहते हो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हो या फिर सिंपल पेट्रोल वाली या डीजल वाली या फिर जो भी और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में बनी हुई हो। ये कब कैसे डिटरमिन कर रहे हो सकता है इस पे एनवायरनमेंट का आपके ऊपर इंपैक्ट हो कि क्या मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, क्या मैं एनवायरनमेंट को कुछ हार्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्या मुझे अगर मान लो कोई फैक्ट्री लगानी है, क्या उसके लिए पेड़ों को काटना क्या ठीक है या नहीं है? क्या फिर जो मतलब अलग अलग हमारे पास स्पीशीज हैं उनके साथ में रहना पसंद करूंगा या उनकी पर्टिकुलर उनके अगेंस्ट में वर्क करके हुए, ठीक है ना। क्या फिर जो हमारे अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग हमारे जो भी नेचुरल प्रोटेक्शन साइट्स हैं, उनके उनको मैं कितना ज्यादा वहां पे उनके लिए वर्क करने के लिए रेडी हूँ? क्या उनके लिए जो एटमोस्फेयर चाहिए क्या मैं उसको उनको उतनी जगह दे रहा हूँ, या फिर
कंटिन्यूअसली मैं अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सभी चीज़ों के लिए मैं उनको डिस्ट्रक्शन करता जा रहा हूँ उन सभी चीज़ों की। तो ये सारी फिलॉसफीज़ आ जाती हैं एनवायरमेंटल एथिक्स से। इसी तरह से आपके पास इकोनॉमिक से कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें भी हो सकती हैं कि किस पर्टिकुलर चीज़ की आपके अंदर प्राइमेसी है। हो सकता है कई लोगों की प्राइमेसी इंडिविजुअली हो कि हमें हमें जिससे बेनिफिट मिले हम तो वो करेंगे। हमें नहीं पता कि एनवायरनमेंट को क्या ठीक करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें भी तो हटा सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हो सकती हैं, जो आपको गाइड कर सकती हैं आपका डिसीजन किस डायरेक्शन में जा रहा है। आई होप आपको ये सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे जो किस तरह से आपको जाना है, वो आपको थोड़ा समझ आए होंगे। अब मैं फिर से एक बार रिआइटरेट कर दूँ कि देखिए ऐसा नहीं होता कि एक कोई फिलॉसफी बढ़िया है, एक कोई फिलॉसफी गलत है। नहीं, हर किसी चीज़ का अलग-अलग इम्प्लीमेंटेशन, हर किसी चीज़ का अलग-अलग फोकस एरिया हो सकता है जो डिफरेंट ऑन डिपेंडिंग ऑन अ डिफरेंट सिचुएशन वो बदल सकता है। आई बात समझ में? पर एथिक्स के अंदर आंसर से ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप आंसर तक पहुँचे कैसे? आपका प्रोसेस क्या था? आपकी थिंकिंग क्या थी? क्या आपकी थिंकिंग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस है, उनके साथ इंक्लाइंड है या नहीं है या उससे अलग जा रही है? क्या जो आपके ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं, क्या उनके साथ आपकी थिंकिंग अलाइन्ड है या नहीं है? इस तरह की चीज़ें आपकी चेक करी जाती हैं जब आप मेंस में आंसर लिखते हो। आई बात समझ में? तो यही आपको क्या इंश्योर करना है कि मेंस में जब भी आप आंसर लिखो, तो इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान दो। जितने अच्छे एग्ज़ाम्पल्स आप आंसर में लिखोगे, उतना ही बेहतर आपको डेफिनिटली मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारा एक मेगा विन इनिशिएटिव भी है, जहाँ पर क्या है, मेंटर्स आपको गाइड करते हैं किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। ठीक है ना? टोटल 15 टेस्ट इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। एस्से टेस्ट भी इंक्लूडेड है, वन टू वन मेंटरशिप है और आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करी गई है। इसके साथ ही गाइडेंस एंड अप्रोच सेशंस भी आपको डेफिनिटली इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो मेक श्योर कि आप इन पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स का बहुत ज़्यादा हेल्प लो, ठीक है ना? ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आने वाले मेंस के अंदर आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओ। अभी कल ही रिजल्ट आया है, जानते हो आप मेंस का, ठीक है ना? तो अगर आप भी चाहते हो आने वाले सालों के अंदर एक मेंस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर लेकर आना, तो डेफिनिटली मेगा विन इनिशिएटिव आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप जा सकते हो dpp.onlyas.in पर, या फिर कुछ डाउट्स के लिए इन नंबर पे भी हमें कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जिन लोगों ने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा था, दैट इज़ कि आप अपने फ्रेंड्स को बचाओगे या फिर जो 5 इनोसेंट हैं उनको बात करोगे, ठीक है ना? तो वो मेक श्योर कि वो वाला लेक्चर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर डीओंटोलॉजी एंड साथ ही साथ यूटिलिटेरियनिज्म को मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। So friends, this is it for this video. Keep working hard. Goodbye and good luck.